आज से हम यहाँ पर इतिहास को डिटेल में अध्ययन करेंगे, एकदम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से सीखेंगे। भाई इतिहास के पीछे लोग ये मानते हैं कि इतिहास जो है तथ्यों का भंडार है, बहुत ज़्यादा इसमें सन रटने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं लोगों के मन में प्रश्न। तो आज हम लोग इसको वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास आखिर है क्या और इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है और इसका अंत क्या है। सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। ये हमारी पहली कक्षा है, इसके बाद हम लोग लगातार चलते रहेंगे आगे। देखिए इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसकी हम संधि विच्छेद करें तो इतिहास 3 शब्दों से इसका निर्माण हुआ है। इति धन हा धन आस, इति धन इति हा आस, 3 शब्दों से इसका मेल हुआ है इतिहास। मतलब ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से घटित हुई होंगी। कैसी घटनाएं? जो आज हम पढ़ रहे हैं किताबों में, तो ऐसी घटनाएं निश्चित रूप में अतीत में घटित हुई होंगी। अगर इसको संधि विच्छेद करके हम इसका उल्लेख करते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। देखिए अगर इतिहास की परिभाषा की बात करें तो इतिहास की परिभाषा क्या कहता है? अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं, अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं, अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध प्रस्तुति। अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध प्रस्तुति क्या है? इतिहास है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना, वैसे तो इतिहास जो भी अतीत में हो चुका है सब इतिहास ही है, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करने लगेंगे तो फिर इतिहास की महत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण घटनाएं, और महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती हैं? महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, जिनका प्रभाव पड़ता है कहाँ पर? मानव जीवन पर। ऐसी घटनाएं जो अतीत में जो बीत चुकी हैं, भूतकाल हो चुकी हैं, उन घटनाओं का प्रभाव किस पर पड़े? मानव पर पड़े, या फिर उसका प्रभाव देश पर पड़े, देश पर पड़े, यानी परिस्थितियों पर पड़े, देश पर पड़े, समय पर पड़े, समय पर पड़े, काल पर पड़े। और ये इनका ऐसी घटनाएं जिनका मानव जीवन पर प्रभाव पड़े, जिनका समय विशेष पर प्रभाव पड़े, देश पर प्रभाव पड़े, तो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती हैं? उनको हम अतीत की घटनाओं में जोड़कर इतिहास बनाते हैं क्रमबद्ध रूप से, एक सीक्वेंस वार उनको हम व्यवस्थित करके उनका हम लेखन करते हैं, तो वो इतिहास कहलाती हैं। और इनका ये महत्वपूर्ण घटनाएं प्राप्त कैसे होंगी? हमको साक्ष्य के आधार पर। ये महत्वपूर्ण घटनाएं हमको साक्ष्य के आधार पर प्राप्त होती हैं। अब ये साक्ष्य कैसे होते हैं? तो साक्ष्य 3 प्रकार के इतिहास में साक्ष्यों की जो है बात की गई है। एक होता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य है। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा है विदेशी विवरण। तीसरा क्या है? विदेशी विवरण। यानी विदेश से बहुत सारे हमारे देश में विद्वान आए, उन लोगों ने भारत का विवरण लिख छोड़ा है, तो उसका भी साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहला हमारा जो साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? देखिए पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व जो पुराने हो चुके हों। शब्द पर अगर जाएं हम तो पुरातत्व का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व जो पुराने हो चुके हैं, अतीत के तत्व यानी पुरातत्व होते हैं। अतीत के तत्व पुरातत्व होते हैं। अब ये प्राप्त कैसे होंगे? देखिए इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है, होती रही है, होता रहेगा। तो ये पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत जो है ये पृथ्वी में दबे हुए स्रोत हैं और इनको भूगर्भ से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, तो वहां से पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। भूगर्भ में नीचे दबे हुए हैं और जब खुदाई करते हैं इतिहासकार लोग जो है या जो है वैज्ञानिक, तो उससे वहां से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो पहला साक्ष्य आता है वो है अभिलेख। क्या है? अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में पहला साक्ष्य जो आता है अभिलेख होता है। अभिलेख यानी इसको अगर इसका अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं इपोग्राफी, अभिलेख शास्त्र या इपोग्राफी, इपीग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीग्राफी, अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। और इसके अध्ययन को, किसको? अभिलेख शास्त्र का, अभिलेख का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ठीक है। अब अभिलेख शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं? एक तो शिलालेख, शिलालेख,
शिलालेख का मतलब होता है ऐसे लेख जो शिलाओं पर लिखे गए हों, जो पत्थर पर लिखे गए हों, पत्थर पर उत्कीर्ण कराए गए हों, ऐसे लेख क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं। ठीक है। और ऐसे लेख ज़्यादातर कहाँ प्राप्त होते हैं? ये मौर्य काल में प्राप्त हैं, मोस्टली ज़्यादातर मौर्य काल से प्राप्त होते हैं और आगे भी प्राप्त हैं, लेकिन सर्वाधिक कहाँ मिले हैं शिलालेख? अशोक के शिलालेख बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। शिलालेख के बाद में जो है स्तंभ लेख आता है। शिलालेख के बाद में कौन सा लेख है? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये स्तंभ हो गया, ठीक है, ये स्तंभ हो गया। अब इस स्तंभ पे ऊपर जो है गुंबद टाइप का छोटा सा होता है, इस पे कुछ चित्र वगैरह बने होते हैं, जानवर वगैरह के चित्र, घोड़े के हो सकते हैं, शेर के हो सकते हैं, बाघ के हो सकते हैं, ठीक है। और नीचे इस पे जो है लेख लिखाते हैं, राजा महाराजा या विद्वान लोग इस पे स्तंभ पर लेख लिखा देते हैं। कोई राजाज्ञा हो सकती है, जनता को कोई निर्देश हो सकता है, या कोई धार्मिक बातें हो सकती हैं, ये सब इस पट्टिका पर लिखा देते हैं, तो इस स्तंभ लेख कहलाता है। और शिलालेख क्या होता है? ये चट्टान पर लिखाया जाता है, चट्टान की कठोर सतह पर चिकनी करके उसको सामने जहाँ पर लिखा जाता है उसको चिकनी सतह पर यहाँ पर लिखाया जाता है। और देखिए ये प्राचीन समय में क्या था? संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण थी, संस्कृत भाषा, उसके बाद जो है प्राकृत भाषा आती, संस्कृत का ही जो है थोड़ा सा विकृत रूप प्राकृत हो जाता है, फिर प्राकृत से ही पाली भाषा का निर्माण होता है, पाली भाषा भी प्राकृत से संबंधित है। तो इन सारी भाषाओं में शिलालेख की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा अरामाइक है, ये सब भाषाएं हैं, उसमें शिलालेख मिलते हैं, अशोक के शिलालेख। और स्तंभ लेख के बाद में जो है इसमें एक महत्वपूर्ण जो लेख आता है, गुहा लेख आता है। कौन सा लेख? गुहा लेख। गुहा का मतलब ये गुफा से बना है। गुहा शब्द किससे बना है? गुफा से, केव से बना है। केव के अंदर बहुत सारे लेख लिखाए जाते हैं, या फिर केव के ऊपर बाहर इस तरीके से जो है लेख इस पे उत्कीर्ण, जैसे ये केव है, अंदर एंट्री करने का द्वार है और इसके बाहर ऊपर जो है कुछ आलेख लिखा दिया जाता है पत्थर पर घिस करके, तो ये क्या कहलाता है? गुहा लेख। ठीक है। और गुहा लेख के साथ साथ में इसमें जो है आपका ताम्र लेख भी आता है। ताम्र पट्टिका पे लिखवाते हैं तो ताम्र लेख हो जाता है, ताम्र अभिलेख हो गया। और ताम्र अभिलेख के साथ साथ में एक और है प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र जो है ये किसी राजा या किसी वीर सेना नायक के बारे में, उसके विजयों के बखान को, राजा के गुण का बखान करता है वहाँ का दरबारी इतिहासकार या दरबारी कब, तो उसको प्रशस्ति पत्र कहते हैं। और ये भी मोस्टली जो है पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया जाता है, ताम्र पत्र पर पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया जाता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? प्रशस्ति पत्र। तो प्रशंसा से भरा हुआ पत्र होता है, प्रशस्ति पत्र अभिलेख होता है। और ये अभिलेख मोस्टली कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर वैसे जो है सबसे महत्वपूर्ण जो प्रचलित अभिलेख है समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग जो इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो इस तरीके से ये हमने क्या देखा? अभिलेख। अब अभिलेख के बाद में दूसरा साक्ष्य क्या है? मृदभांड। क्या है? मृदभांड। मृदभांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन। देखिए प्राचीन समय में धातुओं को जब इस तरीके से आविष्कार नहीं हुआ था, धातुओं के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था, तो मिट्टी के ही पात्रों का इस्तेमाल किया जाता था। और मिट्टी के पात्र जो है आज जो खुदाई करते हैं तो भूगर्भ के नीचे दबे हुए प्राप्त होते हैं, और उनका एक विकास क्रम रहा है, मृदभांडों का एक विकास क्रम रहा है। पहले आपको मिलेंगे भांडे मृदभांड जो है इस तरीके से खुरदरी सतह वाले, फिर धीरे धीरे उस पर जो है उसको चिकनी सतह किया गया, फिर उस पर पेंट लगाया गया, आगे बढ़ते क्रम में फिर उस पर चित्र बनाए गए। तो इस तरीके से मृदभांडों का एक विकास क्रम रहा है। तो मृदभांडों के तत्वों के आधार पर भी इतिहास की रचना करते हैं विद्वान लोग। और मृदभांड के अलावा जो है एक होता है आपका सिक्का। सिक्के, देखिए सिक्के का भी प्रचलन उस समय था। सिक्का जो है इसके सिक्के के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, न्यूमिस्मेटिक किससे संबंधित है? सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। सिक्कों का अध्ययन या सिक्कों का कलेक्शन किससे संबंधित है? ये न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्का अध्ययन से संबंधित है। और मृदभांड यहाँ पर है सिरेमिक इंडस्ट्री से संबंधित। किसे? सिरेमिक इंडस्ट्री से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न आएगा सिरेमिक इंडस्ट्री, मृदभांड किससे संबंधित है? तो सिरेमिक इंडस्ट्री से, सिरेमिक उद्योग से संबंधित है। और सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो देखिए सिक्के मोस्टली किसी राज के, किसी राजा के जो है या किसी देश के उस समय के किसी राज्य की सीमा को सिक्कों के आधार पर उसकी
इकोनॉमी को पहचाना गया है। अब सिक्के बनते किस किस चीज़ के थे? देखिए उस समय की जो धातुएं थी उन्हीं पर सिक्कों का निर्माण होता था। धातुओं की बात करें तो उस समय तांबे के सिक्कों का प्रचलन था, चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, सोने के सिक्कों का प्रचलन था, इसके अलावा जो है आपका शीशों के सिक्कों का भी प्रचलन था। तो सिक्कों के अगर इतिहास की बात करें तो ज़्यादातर कुषाण शासक, सातवाहन शासक और इसके अलावा गुप्त समय में जो है सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा जारी किए गए। तो सिक्कों के आधार पर भी जो है इतिहास का लेखन करते हैं। ये सब प्राचीन इतिहास की बात हो रही है, जब जो है साक्ष्य इतिहास के बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं थे, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कारगर साबित हुए इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ साक्ष्य थे जो पुरातात्विक साक्ष्य थे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। ये तो हो गया पुरातात्विक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। भाई साहित्य, किसी भी देश का जो साहित्य है, प्राचीन समय में भारत का साहित्य बहुत समृद्ध हुआ करता था। तो साहित्यिक स्रोत के दो भाग हम कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत के दो भाग कर सकते हैं। एक होता है आपका अलौकिक साहित्य, एक क्या है? अलौकिक साहित्य, अलौकिक साहित्य, और दूसरा है आपका लौकिक साहित्य। दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए अलौकिक साहित्य जो होता है, इसके बारे में ऐसा बताया जाता है ये अपौरुषेय है। इनकी रचना पुरुषों ने नहीं की है, इनकी रचना मोस्टली जो है देवताओं ने ऋषियों के माध्यम से इस पूरे जो है साहित्य की रचना की है। अब अलौकिक साहित्य की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य है आपका वैदिक साहित्य है। कौन सा साहित्य है? वैदिक साहित्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और वैदिक साहित्य ही मोस्टली क्या है? ये अलौकिक साहित्य है या फिर ये अपौरुषेय है। क्या है? अपौरुषेय है, यानी इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, किसी व्यक्ति ने नहीं की है, इसलिए ये अपौरुषेय साहित्य है। वैदिक साहित्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें साहित्य है संहिताएं हैं। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य क्या है? संहिताएं हैं। संहिताएं मतलब संग्रह है। संग्रह है, किस चीज का संग्रह? वेदों का संग्रह। अब वेद चार हैं, वेद चार हैं। कौन कौन से वेद हैं? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, फिर इसके बाद में यजुर्वेद है, फिर कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद, फिर इसके बाद में सामवेद है। सामवेद, फिर इसके बाद में आपका अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद है। तो इस तरीके से ये संहिताएं ही, चारों वेदों को संहिताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन सभी वेदों की अलग अलग ऋचाएं हैं, सबका अलग अलग महत्व है। जैसे यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ विधानों का पूरा प्रावधान किया गया है। सामवेद मुख्यतः गायन पर आधारित है। आज जो भारत के संगीत का विकास हुआ है सामवेद पर ही आधारित है। अथर्ववेद जो भारत की आपकी जो जितने भी मेडिकल है, भारत का जो प्राचीन जो मेडिकल व्यवस्था थी, चिकित्सा व्यवस्था थी, जो आपका वो अथर्ववेद पर ही आधारित है। तो इस तरीके से ये संहिताओं की बात हुई। संहिताओं की बात देखिए, अभी संहिताएं जो थी ये बहुत क्लिष्ट थी संस्कृत भाषा में, वैदिक संस्कृत में। संस्कृत वो भी वैदिक संस्कृत, बहुत कठिन संस्कृत भाषा थी। तो उस भाषा में इसका जो है संकलन हुआ है। ये सब किसी एक काल समय में नहीं लिखी गई हैं, बल्कि इनका एक संकलन हुआ है ऋषियों के द्वारा। और ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये देवताओं से प्राप्त हुई, ऐसा बताया जाता है। इसलिए अपौरुषेय साहित्य होते हैं। इसके बाद में बात करें तो दूसरा है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ही संहिताओं को जो है गद्य रूप में लिखा गया है, गद्य रूप में, जिससे कि आसानी से लोग समझ सकें। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में आरण्यक है। क्या है? आरण्यक। आरण्यक किस शब्द से बना है? आरण्यक मतलब होता है जंगल, आरण्य मतलब होता है जंगल। तो जंगल में जब ज्ञान प्रदान किया जाता था, ज्ञान आदान प्रदान होता था ऋषियों द्वारा अपने शिष्यों को, तो वहाँ पर जो रचनाएं हुई वो क्या कहलाती हैं? आरण्यक कहलाती हैं। आरण्यक के बाद में है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। तो ये चारों चीज क्या है? संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये है वैदिक साहित्य। अब प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो सूत्र साहित्य अगर दे देगा इन तीनों चारों के अलावा, तो सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य नहीं है। या वेदांग दे देगा। अब आप सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनता है कि वेदांत और वेदांग में कौन सा जो है वैदिक साहित्य है? तो देखिए उपनिषद सबसे बाद में इसका संकलन हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं वेदांत।
वेदों में सबसे बाद में वैदिक साहित्य का सबसे अंत में जो संकलन है वो क्या है, उपनिषद है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेदांत। और आरण्यक और वेदांत मोस्टली क्या है, ये जो है धार्मिक और आध्यात्मिक, खास करके ये अध्यात्म पर आधारित हैं ये साहित्य, इसलिए आध्यात्मिक है। और जो संहिताएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सब जो है यज्ञ विधानों पर आधारित हैं। और आरण्यक उपनिषद ये आध्यात्मिक विधाएं हैं, इसमें बताई गई हैं। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद में मोस्टली जो महत्वपूर्ण मानव जीवन की महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं उनके समाधान की बात की गई है। तो ये वेदांग, इनको वेदांत कहते हैं उपनिषद को। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, जो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद में हम बात करेंगे सूत्र साहित्य। देखिए, समय बीतने के साथ साथ में साहित्यिक स्रोत जो थे, जो वैदिक साहित्य था, समय बीतने के साथ साथ में वैदिक साहित्य में जो है बहुत ज़्यादा विकरालता आती गई, इसका कलेक्शन बढ़ता गया और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। देखिए, पहले लेखनी की व्यवस्था थी नहीं, तो पहले जो ज्ञान था वो किस तरीके से दिया जाता था, ज्ञान को सुना करके अपने भावी पीढ़ी को उनको ज्ञान से परिचित कराया जाता था। सारे साहित्यिक स्रोत जितने भी थे, वैदिक ज्ञान और जितने भी ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक से, इनको जो है श्रोता को अर्थात शिष्य को ज्ञान के माध्यम से, मतलब उनको सुना सुना करके सिखाया जाता था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कठिनता आ गई थी। तो इन सब चीज़ों को सूत्र में पिरोना जो है अब लाजमी हो गया था। सूत्र, इसीलिए सूत्र साहित्य की अब यहाँ पर आगे रचना होती है। क्या है सूत्र साहित्य, क्या चीज़ है? देखिए, सूत्र साहित्य का मतलब होता है जो बहुत भारी भारी बातें हैं, बहुत कठिन कठिन बातें हैं, बड़े बड़े वाक्यों में लिखी हुई बातें हैं, उनको सूत्र में, जैसे गणित के सूत्र होते हैं उसी तरीके से साहित्य के भी सूत्र होते हैं। तो छोटे छोटे वाक्यों में सारगर्भित बातें कहना ही वो सूत्र साहित्य का विषय था, जटिल बातों को सूत्र साहित्य के माध्यम से। तो इसमें जो भाई वैदिक संहिताओं में क्या था, कर्मकांड थे, सारे विधान थे, उन सब का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता था, उससे ही मानव जीवन संचालित होता था। तो सूत्र साहित्य के माध्यम से सारे विधानों को छोटे छोटे करके लिखा गया। तो यहाँ पर ये सूत्र साहित्य था। इसके बाद में जो है वैदिक साहित्यिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है वेदांग है। क्या है? वेदांग। हमने बताया वेदांत और वेदांग में अंतर है। वेदांत तो क्या था, उपनिषद, जो कि लगभग 108 उपनिषद हैं, तो वो वेदांत था। और वेदांग क्या है? ये वेदों के ही अंग हैं, लेकिन ये पौरुषेय हैं, इनको लिखा गया है, ये पौरुषेय हैं। ये वेदों को स्पष्टीकरण, वेदों को जो है समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। तो ये वेदांग कितने हैं? 6 प्रकार के वेदांग हैं। पहला है शिक्षा। देखिए, शिक्षा क्या चीज़ है? शिक्षा भाई वेदों को समझाना, वैदिक ग्रंथों को समझाना, वैदिक मंत्रों को सिखाना, ये क्या है? शिक्षा है। और शिक्षा के बाद में, इसमें शिक्षा के बाद में छंद आता है, ये भी वेदांग है। दूसरा वेदांग क्या है? छंद है। और तीसरा वेदांग क्या है? व्याकरण है। देखिए, कोई भी साहित्य बिना व्याकरण का अधूरा है। पाणिनि का व्याकरण लिखा गया है, इसी तरीके से वो व्याकरण किसमें आता है? वेदांग के अंतर्गत ही आता है। तो शिक्षा, छंद, व्याकरण, ये सब क्या है? ये तीनों चीजें। और इसके अलावा एक है निरुक्त। ये क्या है? निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है, ये एक तरीके से शब्दकोश है। ये क्या है? शब्दकोश है। वेदों के शब्द जो है, जो कठिन शब्द हैं, निरुक्त में वर्णन किया गया है। तो ये शब्दकोश है, निरुक्त नामक जो है एक वेदांग है, वो क्या है? शब्दकोश कह सकते हो इसको। तो इस तरीके से ये 4 तुम्हारे क्या हैं? ये वेद को समझने का जो है, एक जो है उसकी जटिलता को समझने के ये चारों व्यवस्था हैं, जो कि शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त। और इसके बाद में 2 चीज जो आते हैं वो क्या है? एक है कल्प, एक कल्प है। कल्प मोस्टली क्या चीज है? ये कल्प जो है कर्मकांडों को समझने की बात है। इसमें क्या है? जो कर्मकांड है उनके बारे में चर्चा की गई है कल्प में। अब ये कल्प भी कर्मकांड कितने होते हैं? मानव जीवन के 4 कर्मकांड होते हैं। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था की गई थी, व्यक्ति जन्म लेता है, एक कर्मकांड हो गया। जन्म के बाद में व्यक्ति का क्या होता है? उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के बाद में व्यक्ति क्या करता है? विवाह करता है। विवाह के बाद में व्यक्ति क्या करता है? अपने परिवार को बसाता है, तो बहुत सारे यज्ञ करता है। और उसके बाद में व्यक्ति बुढ़ा होकर के मर जाता है, तो उसकी क्या होती है? अंत्येष्टि होती है। तो इस तरीके से जन्म, उपनयन, विवाह, यज्ञ, अंत्येष्टि, ये सब क्या है? कल्प हैं। ये सब कर्मकांडों की बात की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या हो गई? कल्प हो गई। इसके बाद में वेदांग, 6वां वेदांग क्या है आपका? एक है इसमें खगोल।
खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र, या फिर इसी को ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान। देखिए, खगोल विज्ञान प्राचीन समय से ही भारत में इसका ज्ञान था, खगोल का। इसके आधार पर यज्ञ का मुहूर्त निकाला जाता था। जो पुरोहित होते थे, जो सामाजिक प्राणी होते थे, जो समाज में रहते थे, उनके लिए यज्ञ का विधान किया गया था। और यज्ञ का समय निश्चित करने के लिए, यज्ञ का मुहूर्त निकालने के लिए ज्योतिष शास्त्र का उपयोग किया जाता था। तो इस तरीके से ये क्या हो गए? वेदांग। अब वेदांत और वेदांग में आपको अंतर समझ में आ जाना चाहिए। वेदांत क्या है? वैदिक साहित्य है, और वेदांग वैदिक साहित्य नहीं है। वेदांग पौरुषेय है, ठीक। और इसके अलावा जो है एक पुराण है, पुराणों से भी इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुराण भारत में कितने हैं? 18 पुराण हैं। इसके अलावा पुराणों के साथ साथ में कुछ धार्मिक साहित्य भी हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? धार्मिक साहित्य हो गए पुराणों के साथ साथ में। और इसके अलावा जो है धार्मिक क्रांति हुई थी प्राचीन समय में, जैन और बौद्ध धर्म इसका उदय हुआ था। इनके भी तमाम साहित्य हैं। जैन जो कि संस्कृत से जो एक नई भाषा निकली थी प्राकृत, तो प्राकृत भाषा में, और पाली भाषा में बौद्ध साहित्य के संकलन मिलते हैं। प्राचीन समय के संकलन, प्रारंभिक संकलन जो जैन धर्म के मिलते हैं, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के पाली भाषा में। तो प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे बनते हैं कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों का जो है उनकी रचना किस भाषा में की गई है? तो दे देगा संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा। तो आपको पाली भाषा समझ लगाना है। तो इस तरीके से ये कुछ हो गए जो है कैसे लौकिक साहित्य। अब अलौकिक साहित्य, अब हम लोग बात करेंगे अलौकिक साहित्य की। अलौकिक साहित्य का मतलब होता है ऐसे साहित्य, अलौकिक साहित्य कैसे साहित्य होते हैं? एक सेकंड। अलौकिक साहित्य के अंतर्गत, अलौकिक साहित्य, हाँ ये सही है, अलौकिक साहित्य, इसके अंतर्गत जो प्राचीन विद्वान थे या मध्यकालीन विद्वान थे, उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की है अपने दरबार में, अपने राजा के दरबार में, वहाँ पर कुछ ग्रंथों की रचना की है। तो ये सब अलौकिक साहित्य होते हैं जो व्यक्तियों ने रचे हैं। जैसे आपके चाणक्य ने क्या लिखा था? महत्वपूर्ण ग्रंथ है चाणक्य की अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति की बात की गई थी। अर्थशास्त्र किताब का नाम है, लेकिन बातें किसकी की गई है? राजनीति की बातें की गई हैं। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो है व्यक्ति आए, जैसे एक व्यक्ति है विशाख दत्त। ये भी महत्वपूर्ण इतिहासकार था या महत्वपूर्ण जो है साहित्यकार था। विशाख दत्त ने किताब जो लिखी थी उसका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये सब किताबें हैं। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा कालिदास ने बहुत सारी ग्रंथों की रचना की है, जिसमें मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम, ये सब ग्रंथ जो हैं, इन ग्रंथों के माध्यम से, इन साहित्यों के माध्यम से प्राचीन इतिहास की संरचना करने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कुछ विदेशी विवरण हैं। विदेशी विवरण किन किन का है? विदेशी विवरण की बात करें तो विदेशी विवरण कौन कौन से लोग भारत में आए? सबसे पहले आते हैं यूनानी, ग्रीक आए। ग्रीक के बाद में जो है आपका चीनी यात्री आते हैं, उनका विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद में अरबी लोग आए, अरब से आए। और इसके अलावा फारसी भाषा में विवरण प्राप्त होते हैं। तो यूनानी में आपने हेरोडोटस का नाम सुना होगा। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। और चीनी यात्रियों के आने का क्रम था फाहियान सबसे, यह प्रश्न आ जाता है सबसे जो है लगाने के लिए क्रम में। फाहियान के बाद आते हैं सुंगयुन। चीनी यात्री कौन आता है? सुंगयुन के बाद आते हैं आपके वेनसांग। कौन आते हैं? वेनसांग, ठीक है। और वेनसांग के बाद में आते हैं आपके इत्सिंग। तो ये क्रम लगाने के लिए इतिहास में पूछ लेता है कि चीनी यात्रियों के भारत में आने का क्रम क्या था। तो सबसे पहले फाहियान आता है, फिर आता है सुंगयुन के बाद आता है वेनसांग के बाद आते हैं इत्सिंग। तो इन लोगों ने आकर के भारत के समाज, भारत की राजनीतिक व्यवस्था सबका अध्ययन किया, फिर किताबों के माध्यम से उनको वर्णित किया। तो वो सारी किताबें जब प्राप्त होती हैं तो उनका अध्ययन करके एक क्रमबद्ध इतिहास का लेखन किया जाता है, प्राचीन इतिहास का लेखन किया जाता है। और
अरबी साहित्य जो है वो अलबरूनी जैसे साहित्यकार, इतिहासकार भारत आते हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे एक ग्रंथ थी इनकी किताबुल हिंद, क्या थी? किताबुल हिंद। तो इस तरीके से ये सब क्या है? विदेशी स्रोत हैं और इनके माध्यम से प्राचीन इतिहास को समझने में आसानी होती है। तो इस तरीके से ये सारे विवरण हो गए, ये साहित्यिक स्रोत हो गए और विदेशी स्रोत हो गए, जिससे हम इतिहास की रचना करते हैं। अब देखिए, इतिहास को अगर इसके कालक्रमों को बांटें, इसका काल क्रम खंड बांटें, तो सबसे पहला एक इतिहास होता है प्राग ऐतिहासिक। क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक। इतिहास को हम इस तरीके से खंडों में बांटते हैं। और आद्य ऐतिहासिक के बाद में ऐतिहासिक। कौन सी? ऐतिहासिक। ठीक है। अब प्राग ऐतिहासिक, ये प्राग मुख्य रूप से प्रस्तर पर आधारित है, ये पत्थर पर आधारित है, ये समाज पत्थर पर आधारित था, इसीलिए इसको प्राग ऐतिहासिक कहा गया। और प्राग ऐतिहासिक व्यवस्था जो है, इसके बारे में सारे साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत से। किससे मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत से मिलते हैं। इसके बारे में कोई अभिलेख या कोई लिखी हुई चीज नहीं प्राप्त होती, क्योंकि उस समय लेखनी का ज्ञान नहीं था। और आदि इतिहास ऐसे इतिहास के जो है समय है, ऐसा इतिहास है जिसके बारे में देखिए स्क्रिप्ट तो मिलते हैं, यहाँ पर लिखी हुई चीजें तो प्राप्त होती हैं, स्क्रिप्ट तो मिलती हैं, यहाँ पर लिपियों का ज्ञान था इन लोगों को, लेकिन अभी ये शैशवा अवस्था था लिपि के ज्ञान का। तो अपने जो है भाव चित्रात्मक लिपियों का इन्होंने आविष्कार किया था, उसके माध्यम से ये जो है शिलालेखों पर लिखते थे, लेकिन इसको आज तक कोई पढ़ नहीं सका है अभी तक, इसीलिए इसको रखते हैं आदि इतिहास में। और देखिए, इतिहास हमारा कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पर लिपि का ज्ञान था और इसको आज के विद्वानों ने पढ़ लिया है, तो ये ऐतिहासिक हो गया। और यही ऐतिहासिक घटनाओं को भारत में 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक है आपका प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। ठीक है। और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आज का जो आधुनिक इतिहास है। तो इस तरीके से ये पूरी जो है व्यवस्था हो गई इतिहास को समझने की। ठीक है। और इसके बाद शीघ्र ही हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और आधुनिक काल तक की व्यवस्था हम लोग इसी तरीके से बारी बारी से बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पढ़ते रहेंगे।